Hello students, I am Dr. Umesh Bansod, Professor, Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss distinguishing features of the Augustan Age. Augustan Age क्या था? किस प्रकार की विशेषताएं लेकर ये दौर आया है इंग्लिश लिटरेचर में? विग्स और टोरीज का इसमें क्या रोल था? जिसको हम ग्रेवयार्ड पोएट्री कहते हैं, किस प्रकार से उसका इन्वेंशन इस दौर में हुआ और किस प्रकार से अलग अलग मॉडर्नाइजेशन को इंग्लैंड ने फेस किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले उस दौर को समझ लेते हैं जिसको हम ऑगस्टिन इरा कहते हैं। ऑगस्टिन एज या ऑगस्टिन इरा क्यों इसे कहा जाता है वो भी समझना जरूरी है। The period from 1700 to 1745 in English literature is known as the Augustan Age. एक बात ध्यान में रखिए कि 1700 ईस्वी से लेकर 1745 तक का जो समय है, इसी को हम अंग्रेजी साहित्य में ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। सीजर ऑगस्टस, अब इसे हम ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं उसे भी समझ लीजिए। Caesar Augustus, also known as Octavian, was the founder of Roman Empire and he reigned as the first Roman emperor from 27 BC until his death in AD 14. सीजर ऑगस्टस ये तो रोमन किंग है जिन्होंने 27 बीसी से लेकर 14 एडी तक राज किया रोमन साम्राज्य पे। ये दौर रोमन साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली दौर माना जाता है, सत्ता के हिसाब से और साहित्य के हिसाब से भी। Therefore, English writers tried to copy the literature of this particular era in England, and this period is known as Augustan era. Augustan literature is a style of British literature produced during the reign of Queen Anne, King George I, and George II in the first half of the 18th century and ending of the 1740s, with the dates of Alexander Pope and Jonathan Swift in 1744 and 1745 respectively. ये ऑगस्टन एज एक स्टाइल है जिसको ब्रिटिश लिटरेचर ने अपनाया, जो क्वीन एनी, क्वीन जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी का पहला एक दौर है एंड एंडिंग ऑफ द 1740 1740 तक के समय को जब अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर और जोनाथन स्विफ्ट 1744 और 47 1745 तक हुआ करते थे, उनके दौर के साहित्य को हम ऑगस्टिन एरा के दायरे में लाएंगे। तो कुल मिलाकर किंग ऑगस्टस ने जिस प्रकार के साहित्य को अपने समय में देखा, उसी प्रकार के साहित्य को जब ब्रिटिश राइटर्स ने इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में कॉपी करने का प्रयास किया, उसी प्रकार के साहित्य को प्रोड्यूस करने का प्रयास किया। हम इसी दौर को ऑगस्टिन इरा के नाम से जानते हैं। हम क्वीन एनी तक जब पहुंचते हैं तो कौन कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में किंग एम्परर मोनार्क्स हुए हैं इंग्लैंड में उसे भी देख लेते, ताकि हम एक्चुअली कहाँ पर ठहरते हैं ऑगस्टिन इरा में, ये बात भी हमें पता चले। रिचर्ड्स थर्ड की बात करते हैं, 1483 टू 1485 उनका दौर रहा है, जिनको एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जानते हैं। यहाँ से फिर टूडर डायनास्टी शुरू होती है, हेनरी एट का दौर है 1485 टू 1509। फिर मोनार्क्स ऑफ इंग्लैंड, ऑफ वेल्स एंड आयरलैंड हेनरी एट थे 1509 टू 1547। एडवर्ड सिक्स्थ का दौर है 1547 टू 1553। मेरी क्वीन मेरी जो थी, मेरी फर्स्ट, जिसे ब्लडी मेरी के नाम से भी जानते हैं, तो 1553 टू 1558 उनका समय रहा है। ये इंपॉर्टेंट दौर है जहाँ से 16th सेंचुरी शेक्सपियरियन इरा शुरू होता है। एलिजाबेथ फर्स्ट का पीरियड है 1558 टू 1603। ब्रिटिश मोनार्क्स इसके बाद में स्टुअर्ट डायनास्टी से जो बिलोंग करते हैं, जेम्स फर्स्ट, जिसे हम जेम्स सिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, स्कॉटलैंड में 1603 टू 1625 17वीं शताब्दी में हम आ चुके हैं। चार्ल्स फर्स्ट का दौर है 1625 टू 1649, इंग्लिश सिविल वॉर का दौर था, ओलिवर क्रॉमवेल का जमाना है। चार्ल्स फर्स्ट के बीहेडिंग को हमने इस समय में देखा है। तो एक कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट भी फॉर्म हुआ था लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम से, जिस ओलिवर क्रॉमवेल को हम जानते हैं। तो 1653 टू 1658
इंग्लैंड के उथल पुथल का दौर है, तो हम तकरीबन 17वीं शताब्दी को अलग अलग चेंजेस के साथ देखते हैं। फिर रेस्टोरेशन का दौर आता है, चार्ल्स सेकंड 1660 से लेकर 1685, और जेम्स सेकंड, जिसको जेम्स सेवन के नाम से भी जानते थे स्कॉटलैंड में, तो 1685 का दौर है 1688 तक। विलियम थर्ड 1689 to 1702 एंड मैरी सेकंड 1689 to 1694। यहाँ पर हम पहुंच गए हैं एनी 1702 और 1714। यहाँ से हम ऑगस्टिन इरा को डिस्कस करेंगे। स्टुअर्ट डायनेस्टी के खत्म होने के बाद में फिर हनोवेरियन सत्ता में आते हैं। जॉर्ज फर्स्ट के रूप में हनोवेरियन डायनेस्टी सत्ता में आई। 1714 से लेकर 1727 तक इनका समय रहा है। जॉर्ज सेकंड 1727 to 1760, फिर जॉर्ज फोर्थ है 1820 to 1830, विलियम फोर्थ 1830 to 1837, क्वीन विक्टोरिया 1837 to 1901। तो तकरीबन 14th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक अलग अलग समय के मोनार्क्स को हमने देखा। क्वीन एनी से लेकर ये जो जॉर्ज सेकंड तक का दौर है, इसे हम ऑगस्टिन इरा के नाम से जानते हैं। तो अब ऑगस्टिन इरा में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है, उसे भी हम समझते हैं। The Augustan age is a concentration on reason, order, clarity in writing. विलियम शेक्सपियर के दौर को हमने पार कर लिया है, जहाँ पर ड्रामास थे। बहुत सारे डॉक्टर फॉस्टर जैसे ड्रामा को हमने देखा है, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे ड्रामेटिस्ट को हमने देखा है, शेक्सपियर के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट को हमने देखा है। तो यहाँ से धीरे धीरे ड्रामा चेंज होते जाएगा। फिर इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशंस बदलते जाएंगे। हम धीरे धीरे मॉडर्न एज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें इस दौर में ऑगस्टिन एरा में द ग्रोथ ऑफ विग पार्टी and the creation of the Hanoverian succession, George I on the throne of England in 1714। 1714 में किंग जॉर्ज फर्स्ट सत्ता में आए, जिसको हम हनोवेरियन डायनेस्टी कहते हैं। एंड दीज आर माइलस्टोन्स ऑफ द ऑगस्टन एज। बिग पार्टी का उभरना, किंग जॉर्ज फर्स्ट का सत्ता में आना, ये कुछ माइलस्टोन्स है जिसे हम ऑगस्टन एरा में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। During this time, the middle class expanded and more commercialized society began to take shape. England पूरी तरह से बदलना शुरू हुआ था। मिडिल क्लास का जन्म हुआ। पहले सिर्फ अलग अलग प्रकार की सोसाइटी में अगर हम देखेंगे इंग्लैंड के, तो दो ही वर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग वर्ग था जो सत्ता में था, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और पीजेंट्स थे इंग्लैंड में। पर ये मिडिल क्लास का उदय होना, ये ऑगस्टिन एरा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट है। The adjective Hanoverian is used to describe British monarchs or supporters of the House of Hanover। हाउस ऑफ हनोवर जो है उसको सपोर्ट करने वाले जो भी ब्रिटिश मोनार्क्स हुए हैं, उसी पीरियड को हम हनोवेरियन डायनास्टी कहते हैं। दिस डायनास्टी रूल्ड यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1714 to 1901। क्वीन विक्टोरिया तक ये दौर जाता है, तो 1714 से लेकर 1901 तक हनोवेरियन डायनास्टी का दबदबा इंग्लैंड में रहा है। जब हम ऑगस्टिन इरा की बात करते हैं, तो इसमें राइटिंग पार्ट जो है, लिटरेचर जो है, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। रीजन, ऑर्डर, क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड वीट वाज एम्फसाइज्ड इन लिटरेचर। ये सारी चीजें आपको अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग में दिखेंगी। जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन, ये तीन जायंट्स आपको इस समय में दिखेंगे। एंड साइंस एंड फिलोसॉफी मेड ग्रेट एडवांसमेंट। ये वही दौर था जब धीरे धीरे विज्ञान ने डेवलपमेंट शुरू किया। हम जॉन लॉक जैसे और आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को भी और फिलोसोफर्स को इस दौर में देखेंगे, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के इन्वेंशन से दुनिया को प्रभावित किया। न बल्कि प्रभावित किया, बल्कि फिलोसॉफी के रुख को भी मोड़ने का प्रयास किया। They also changed the direction of philosophy, and for the first time the advancement of the science in the field of religion and society and industry was witnessed
during this particular period. The emergence of a sarcastic verse, the novel, the preference of melodrama over political satire, these are some of the important notable things which can be witnessed during this particular period. ये एक important period है ऑगस्टिन एरा का. हम धीरे धीरे जैसे जैसे शेक्सपियरियन इरा से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है सरकास्टिक वर्ड्स से, जैसे हम नॉवेल के फॉर्म में भी देखेंगे, पोएट्री के फॉर्म में देखेंगे. अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन जैसे राइटर्स, बड़े बड़े प्रोस राइटर्स या पोएट्री और सरकाज़िम के प्रोड्यूस करने वाले राइटर्स यहाँ पर दिखाई देंगे. और ड्रामा यहाँ पर फिर धीरे धीरे मेलोड्रामा बनते आया, और पॉलिटिकल सटायरिस्ट की भूमिका में अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर्स यहाँ पर दिखेंगे. The period is also marked as a significant shift away from the courtly verse towards more contemporary forms. अब दरबार में राजाओं के लिए जब ड्रामास लिखे जाते थे, दरबार में ही उनको परफॉर्म किया जाता था. इस दौर से अब ड्रामा निकलकर एक कंटेम्पररी फॉर्म में आ चुका था. लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे. लैंग्वेज ऑफ द एंशिएंट पोएट्स इंस्पायर्ड द राइटर्स. लैंग्वेज भी प्रभावित हुई और बहुत सारे राइटर्स को भी प्रभावित किया. कुछ ऑगस्टिन इरा के पॉलिटिकल फीचर्स को भी हम समझने का प्रयास करते हैं. Let us try to discuss the political features of this particular era. The rise and expansion of the Whig Party and the formation of the Hanoverian succession, with which George first ascended to the throne of England in 1714. ये विग पार्टी के एक्सपेंशन का दौर था और किंग जॉर्ज फर्स्ट के सत्ता में आने का दौर था 1714 का. Middle class grew significantly in number and society in general became more commercialized. Whig Party commanded the politics. Whig Party का दबदबा था, and its leaders such as Sir Robert Walpole also emerged as an important figure during this particular era. तो सर रॉबर्ट वॉलपोल का विग पार्टी के लीडर के तौर पर उभरना, मिडिल क्लास का उभर कर आना, किंग जॉर्ज फर्स्ट का सत्ता में आना और विग पार्टी का एक्सपेंशन होना, ये कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ऑगस्टिन इरा के. द टोरीज, जब विग का जन्म हुआ तो विग के साथ में अपोजिशन में टोरीज भी आए. स्टूड फॉर इंग्लैंड्स लैंडेड नोबिलिटी एंड टूरल कंसर्न्स, बैटल द विग्स who were more concerned with the urbanization, trade and business. विग पार्टी और टोरीज के बीच में हमेशा से इंग्लैंड में राइवलरी रही है और इसका परिणाम ये हुआ कि लिटरेचर में ये सारे रिफ्लेक्शंस दिखने लगे. सटायर बहुत पावरफुल हुआ इसी दौर में, और फिर लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है. ये ऑगस्टिन इरा है. Rising of intellectual impulses and political intrigues inspired prose and not the poetry. धीरे धीरे जैसे जैसे 17th सेंचुरी के बाहर ये ड्रामा और पोएट्री वगैरह निकल कर आती है तो प्रोज राइटिंग को ज्यादा इंस्पायर किया गया, पोएट्री को नहीं. Alexander Pope's poetry dominated the period as a whole. In deploying lyrics, sarcasm for intellectual aims, he succeeded जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन जैसे राइटर्स के बाद में एक बड़ा नाम अगर इंग्लिश लिटरेचर में किसी का आता है तो वो अलेक्जेंडर पोप का है. ड्राइडन को सुपरसीड किया अलेक्जेंडर पोप ने, पर इनका डोमिनेंट था सरकाज़म, और जिस प्रकार के सटायर अलेक्जेंडर पोप ने लिखे हैं, दुनिया में इसके बाद में कोई और बेहतर सटायर शायद नहीं लिखे गए, ऐसा माना जाता है. Pope criticized the vanity and laziness of the upper society of the 18th century and he produced the Rape of the Lock in 1712. 18वीं शताब्दी की शुरुआत है 1712 में अलेक्जेंडर पोप ने अपना सबसे फेमस सटायर लिखा, द रेप ऑफ द लॉक. और इंग्लिश समाज में, अंग्रेजी सोसाइटी में जिस प्रकार के लेजीनेस, आलस्य और ऐशो आराम की जिंदगी जी जा रही थी उसको क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया. एंड ये वही दौर था जब ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री फर्स्ट अपीयर्ड ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज. They wrote melancholic manner on death, mortality
एंड इटर्निटी। मनुष्य के मॉर्टेलिटी के बारे में, डेथ के बारे में, इटर्निटी के बारे में लिखने वाले कुछ कवियों का ग्रुप आया इसमें, जिसमें हम एलिज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को भी शामिल करेंगे। ये वही दौर था जब ग्रेवयार्ड पोएट्री को लिखा गया। ग्रेवयार्ड में बहुत सारे लोग दफन हैं, आम लोग थे जिनको किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था। ये वही दौर था जब पीरियोडिकल्स, क्रिमिनल बायोग्राफीज, ट्रैवलॉग्स, political allegories, and romance stories are few of the examples newly popular writings of genres. ऑगस्टिन इरा के आते आते बायोग्राफीज, ट्रैवलॉग्स, पॉलिटिकल एलिगरीज, पीरियोडिकल्स, ऐसे नए नए जॉनर्स ने जन्म लिया। एंड द ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म एंड a novel is another significant trend of this particular era. अब ड्रामा कम पॉपुलर होते गए, पोएट्री पीछे जाती रही और प्रोज राइटिंग को, नॉवेल राइटिंग को ज्यादा बढ़ावा मिला ऑगस्टिन एरा में। They wrote in opposition to one another, building on each other's ideas directly and using humor to amplify their contradictory viewpoints. ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे, विग्स और टोरीज के अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने इस प्रकार के राइटिंग को प्रोड्यूस किया है जो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रही थी, पर साहित्य का आधार लिया उन्होंने अटैक करने के लिए। एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिबेट about the pastoral characters and functions around the turn of the century, especially between Ambrose Phillips and Alexander Pope and their supporters. Ambrose Phillips और Alexander Pope के आपसी टकराव की आपसी टकराव का ये दौर रहा है, और दोनों ने साहित्य को माध्यम बनाया एक दूसरे को, फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज करने का। ये ऑगस्टिन एरा है। इस पीरियड में जर्नलिज्म और क्रिटिसिज्म को भी हम बारीकी से समझेंगे। ये प्रिंटिंग का दौर था, एंड प्रिंटेड वर्ल्ड ग्रो थ्रू आउट दिस टाइम एंड राइटिंग टर्न्ड इनटू प्रोफेशन। ऑगस्टिन एरा में बहुत सारे चेंजेस को हम जैसे देखते हैं, मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ है, तो प्रिंटिंग प्रेस का कैक्सटन, गुटेनबर्ग जैसे लोगों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का जब इजाद हुआ, तो हमने पहली बार साहित्य को बहुत मात्रा में प्रसारित होते हुए भी देखा है। ये प्रिंटेड वर्ल्ड था, अभी राइटिंग बहुत बढ़ गई थी, और राइटिंग सिर्फ राइटिंग नहीं रही, एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोफेशन भी बन गया था। डैनियल डेफो रोट नॉवेल्स आफ्टर वर्किंग फॉर बिजनेस पीरियोडिकल्स। डैनियल डेफो जैसे राइटर्स ने फिर बेहतरीन नॉवेल्स लिखना शुरू किए। Samuel Johnson was the principal critic of the 18th century, and he published the preface to Shakespeare in 1765, one of the earliest analysis of the playwright, and to start the significant traditions. Critical writing में preface to Shakespeare जो 1765 में सैमुअल जॉनसन ने लिखा, इसको एक important writing माना जाता है critical writing के क्षेत्र में, और यही से प्ले राइट के एनालिसिस का एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन, परंपरा शुरू हुई। He published Lives of the Most Eminent English Poets 1779 to 1781, a collection of condensed biographies and reviews of 52 poets. ड्रामा क्या शक्ल ले रहा था इस दौर में, ये भी समझ लेते हैं। ड्रामा witnessed decline in critical acclaim from 1707 to 1737। धीरे धीरे ड्रामा का प्रभाव कम होना शुरू हुआ था। दिस इज द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग ऑगस्टिन एरा। सेंटिमेंटल कॉमेडी रिप्लेस द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी ने रिप्लेस कर दिया। सेंटिमेंटल प्लेस यहाँ पर लिखे जाने लगे। मिडिल क्लास प्रोटोगोनिस्ट की कहानियां थी जो अपने डे टू डे के ट्रायल्स को ओवरकम करता है। एंड these sentimental plays included The West Indian 1771 में लिखा गया by Richard Cumberland, A False Delicacy by Hugh Kelly in 1768, and The London Merchant in 1731 by George Lillo. The Licensing Act passed in 1737 marked as the ultimate end to the Augustan era's drama. 1737 में जब लाइसेंसिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, तो ऑगस्टिन इरा के ड्रामा का अंत इसको माना जाता है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू सेंसर एंड रेगुलेट व्हाट वाज पोर्ट्रेड अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
यहाँ से सेंसरिंग शुरू हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कौन सी छवि को ड्रामा के माध्यम से स्टेज पर प्रदर्शित किया जाता है, इसको अभी फिल्टर किया जाने लगा था। तो धीरे धीरे ड्रामा इस शक्ल में आते गया। तो कुल मिलाकर ऑगस्टिन मीरा बहुत सारी विशेषताओं को लेकर आता है, बहुत सारे डिटेल्स को आपको समझना होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस को, सोशल चेंजेस को आपको समझना होता है। जैसे ही हम ड्रामा से पास होकर नॉवेल्स के दौर में आएंगे तो बहुत सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। Let us hope that this discussion will help you to understand Augustan era in a briefest manner. Thank you very much for watching this video.